हेलो एवरीवन, दिस वन इज़ योर फर्स्ट क्लास ऑफ फ़िश कल्चर। तो फ़िश कल्चर की पहली क्लास है और हम यहाँ से ये देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स मेनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ़िश कल्चर के लिए। फ़िश कल्चर प्रैक्टिकली करने से पहले या फिर हम थियोरेटिकली पढ़ने से पहले ये चीज़ें हमें पता होनी ज़रूरी हैं कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो फ़िश की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते हैं, या फिर कहा जाए कि हमारे फ़िश कल्चर का जो प्रोडक्टिविटी होती है उससे जो आउटकम आने वाला होता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा होता है। तो फ़िश कल्चर क्या होता है कि जब हम आर्टिफिशियली फ़िश को कल्चर करते हैं बाय यूजिंग सम साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके हम जब फ़िश कल्चर करते हैं, जैसे कि उनकी फीडिंग कराना, उनकी ब्रीडिंग कराना, एक पर्टिकुलर सीज़न हम देखते हैं कि कब उनकी हार्वेस्टिंग करनी है, कब उनकी ब्रीडिंग करवानी है, कब हमको सीड्स डालनी है पॉन्ड में, कब हमको खाना देना है। तो हम एक प्रॉपर वे में चलते हैं। इस तरह से इस जो प्रॉपर वे में चलता है और इस पूरे सेटअप को क्या बोलते हैं, फ़िश कल्चर बोलते हैं। तो फ़िश कल्चर जब भी हम करते हैं उसके कुछ ना कुछ मोटोज़ होने बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे इन मोस्ट ऑफ द केसेस लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिकली बेनिफिट लेने के लिए जो है फ़िश कल्चर करते हैं ताकि वो उसको सेल आउट करें और मनी अर्न करें। और दूसरा कुछ लोग अपने अपने प्रॉपर फूड के लिए भी ये काम करते हैं। तो जो प्रोडक्टिविटी होती है फ़िश कल्चर की, यानी कि आपने जो पॉन्ड बनाया है उसमें जितनी भी फ़िशेज़ आपने डाली हैं उससे जो आउटकम आपको निकलना है, मतलब छोटे से जो सीड्स आपने डाले हैं वो बड़ी फ़िश में कन्वर्ट होने तक क्या क्या आपको जो है उसमें तौर किस तरह से उसको आपको मेंटेन करके रखना है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसकी फ़िश की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो कुछ इस तरह के हैं, जैसे कि अमाउंट ऑफ वाटर का अमाउंट कितना है जहाँ पे आपने फ़िश को पाला हुआ है, एरिया कैसा है, कहाँ पे आपने फ़िश मतलब वो पॉन्ड कहाँ पर को बनाया है, पहाड़ी एरिया में है, प्लेन्स में है, कहाँ पर है। डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हमें किसी भी पॉन्ड की, वरना ये लाइट पेनिट्रेट नहीं हो पाती है वहाँ पे। फिजियोकेमिकल और बायोलॉजिकल पैरामीटर्स ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे की स्लाइड में देखते हैं हम इसके बारे में। तो ये स्लाइड है जो कि आपको डिस्क्राइब करेगी कि फिज़िकल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं और इम्पोर्टेंस क्या होती है इनकी। ठीक। पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर चाहे वो एयर का हो या फिर वाटर का हो, दोनों सही टेम्परेचर में होने चाहिए। ठंडे इलाकों में ऑब्वियसली थोड़ा कम टेम्परेचर रहता है, गर्म इलाकों में थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, लेकिन हमेशा फ़िश ऐसी चूज़ करो कि जो टेम्परेचर को टॉलरेट कर सके। अगर आप प्लेन्स में रह रहे हो और वहाँ पे पॉन्ड बना रहे हो तो वहाँ पे के लिए ऐसी फ़िश चूज़ करो जो ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर सके, और अकॉर्डिंगली इन हिल एरियाज़। तो टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा होगा तो हमेशा ये ध्यान रखना कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन होगी, पानी में जो ऑक्सीजन घुली होती है वो कम हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर आपके पास डेटा हो टेम्परेचर का और डेटा हो डिज़ोल्व ऑक्सीजन का, तो ये दोनों जब इनका कोरिलेशन कराओगे तो हमेशा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि टेम्परेचर डिज़ोल्व ऑक्सीजन को अफेक्ट करता है, वो भी नेगेटिवली अफेक्ट करता है। दूसरा है लाइट। लाइट क्या है कि जो पॉन्ड है उसमें लाइट की पेनिट्रेशन अच्छा होना चाहिए। लाइट का पेनिट्रेशन अच्छा होगा तो इसका मतलब क्या है, वहाँ के उसके अंदर के जो माइन्यूट प्लांट्स होते हैं पॉन्ड के अंदर, और उस पॉन्ड के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स भी होते हैं, तो वो दोनों अच्छा ग्रोथ करेंगे क्योंकि उनको लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस होगी तो अच्छा ग्रोथ होगा। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस होगी तो पानी में ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ जाएगा, इसलिए लाइट अच्छी जानी चाहिए पॉन्ड के अंदर। फिर डेप्थ ऑफ वाटर, अगर पानी का डेप्थ बहुत ज़्यादा होगी तो लाइट पेनिट्रेशन कम हो जाएगा। एक सर्टेन अमाउंट तक ही लाइट पेनिट्रेट करेगी, बहुत नीचे तक अगर आपने बहुत गहरा अगर ये लेक बना सॉरी पॉन्ड बनाया हुआ है तो क्या होगा, वो जो नीचे नीचे वाला पानी है वहाँ तक लाइट पहुँचेगी नहीं, फिर वहाँ पे ग्रोथ अच्छा नहीं होगा फाइटोप्लैंक्टन्स का, जूप्लैंक्टन्स का। इसकी वजह से फ़िश वहाँ पर जाना ही अवॉइड कर देंगी, और क्या होगा कि जो पॉन्ड है उसके सरफेस या फिर सरफेस या मिड एरिया पे फ़िशेस की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। फिर वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे स्ट्रगल ज़्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से फ़िश की डेथ भी हो सकती है, और या फिर उनकी जो है हेल्थ पे असर पड़ सकता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो पॉन्ड है उसको गहरा ना बना के उसको चौड़ा बनाया जाए। उसको चौड़ा बनाओगे और उसकी गहराई कम रखोगे तो ज़्यादा चांसेस होते हैं फ़िशेस के सर्वाइवल के। फिर है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब है, जैसे आजकल रेनी सीज़न चल रहा है तो आप देखते होगे कि जो
इसका पानी होता है, नदियों का पानी, ये बहुत ज़्यादा मटमैला सा हो जाता है। तो इसी कंडीशन को हम टर्बिड कहते हैं कि वाटर टर्बिड हो गया है, यानी कि वाटर में बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स घुल गए हैं, धूल मिट्टी ये सब घुल गई है। तो इस वजह से पानी टर्बिड हो जाता है। और जब ये वाला सीज़न नहीं होता, रेनी सीज़न नहीं होता, तब आप देखना कि पानी क्लियर सा दिखाई देता है, क्योंकि मिट्टी सेटल डाउन हो जाती है, वाटर में सेटल डाउन हो जाती है। तो सबसे अच्छी कंडीशन कौन सी होती है? जब पानी टर्बिड ना हो। फिशेस के लिए वो बहुत अच्छी कंडीशन होती है, क्योंकि अगर टर्बिड वाटर है तो फिशेस का एक तो उनका रेस्पिरेशन में उनको प्रॉब्लम होती है, उनके गला चोक हो जाता है। और यही वजह है कि जब ये रेनी सीज़न ख़त्म होगा तब आप देखेंगे कि नदियों के किनारे पे बहुत ज़्यादा डेड फिशेस पाई जाती हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो वाटर ज़्यादा टर्बिड वाटर को सहन नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट है केमिकल फैक्टर्स। ये है डिज़ोल्व ऑक्सीजन। डीओ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है अगर हम बात करें किसी भी नदी में, सिर्फ फ़िश की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी वाटर बॉडी की हेल्थ की अगर बात की जाए। हेल्थ इन द सेंस कि उसका, उसमें जू प्लैंक्टन्स की कैसी ग्रोथ है, फाइटोप्लैंक्टन्स कैसे हैं, फिशेस कैसी हैं, बाकी एक्वेटिक प्लांट्स कैसे हैं, और ख़ुद उसका पानी में कितनी अच्छी ऑक्सीजन घुली हुई है, वो एक अच्छी हेल्थ मानी जाती है उस वाटर बॉडी की। तो अगर हम पर्टिकुलरली फ़िशेस की बात करें तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ़िश को खुद सांस लेने के लिए अच्छी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो जू प्लैंक्टन्स होंगे, वो उनको अच्छी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तब जाके वो ग्रोथ करेंगे तो फिशेस की भी अच्छी खासी ग्रोथ होगी, क्योंकि वो जू प्लैंक्टन्स फिशेस के लिए एक अच्छा फूड रिसोर्स है। कार्बन डाइऑक्साइड ये ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए, और जो माइन्यूट प्लांट्स होते हैं उनके लिए। इससे क्या होगा, वो फोटोसिंथेसिस करेंगी, और जितना अच्छा फोटोसिंथेसिस करेंगे उतना उनका ग्रोथ होगा। तो इस वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। पीएच लेवल, सबसे अच्छा पीएच लेवल तो माना जाता है 7 पानी का। लेकिन 7 ज़रूरी है कि हम, ज़रूरी का मतलब है कि हमेशा नहीं मिलता, अमूमन नहीं मिलता है 7 पानी का पीएच। तो 7 से थोड़ा सा ऊपर, जैसे 9, अगर हम फ़िश की बात करें तो 7 से लेके 9 तक का जो पीएच होगा वो अच्छा माना जाता है। और थोड़ा सा नीचे, थोड़ा स्लाइटली एसिडिक चलता है, स्लाइटली एल्कलाइन चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ये फ्लक्चुएशन नहीं चलता है। तो ये हो गया 7 से 9 तक, और 6 to 7 भी अच्छा पीएच माना जाता है फिशेस के केस में। फिर है हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर हार्ड कब हो जाता है? जब उसमें मिनरल्स घुल जाते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे पहाड़ होते हैं, पहाड़ का जो पानी होता है वो बहुत हार्ड होता है, क्योंकि उसमें पहाड़ों से जो है मिनरल्स घुलते रहते हैं, आपस में पानी में घुलते रहते हैं, और इस वजह से पानी हार्ड हो जाता है। और यही वजह है कि जो जब साबुन होता है, वो साबुन को वो निकाल नहीं पाता जल्दी हमारे हाथों से। ठीक है, तो यही वजह, क्योंकि क्यों नहीं निकाल पाता, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो है मिनरल्स घुले हुए होते हैं, तो वो साबुन को नहीं घोल पाता खुद में, और इसलिए हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टिकी सा फील होता है। तो ये क्या होता है, ये हार्डनेस होती है वाटर की। तो ये अगर हम फ़िश के केस में बात करें, तो अगर फॉस्फोरस घुला हुआ है पानी में, उस वाटर में फॉस्फोरस ज़्यादा अच्छे से घुला हुआ है, तो ठीक है, वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन ज़्यादा हार्ड वाटर हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ये भी चीज़ ध्यान में रखने वाली है। सॉरी। अब क्या है आपका टोटल डिज़ोल्व कंपाउंड्स, जैसे कि टीडीएस, टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स, और टीएस, टोटल सॉलिड्स। टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स क्या होते हैं? वो सॉलिड्स जो डिज़ोल्व हो जाते हैं, और टीएस होते हैं कि जो वो सॉलिड्स जो सॉलिड में ही रहते हैं। टोटल सॉलिड मतलब डिज़ोल्व प्लस नॉन डिज़ोल्व सॉलिड्स। तो ये क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट ये जो ऊपर के 4 हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टोटल डिज़ोल्व कंपाउंड के कंपैरिजन में। नेक्स्ट देखिए, ये है आपका बायोलॉजिकल माइन्यूट, मतलब बायोलॉजिकल फीचर्स हैं, बायोलॉजिकल क्रिएचर्स जो कि आपके फ़िश की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं। जू प्लैंक्टन और फाइटो प्लैंक्टन तो मस्ट हैं, मैंने
बहुत पहले भी आपको बता रखा है कि जू प्लैंकटन जैसे कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, लार्वा होता है क्रस्टेशियंस का, ये इसको मछलियाँ खाना प्रेफर करती हैं। ये जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो छोटी मछलियाँ होती हैं जो बस फिंगरलिंग्स से ऊपर वाली मछलियाँ होती हैं वो भी खाना स्टार्ट कर देती है। तो ये बहुत अच्छा रिसोर्स होता है फूड का। अगर किसी भी पॉन्ड में अगर ये दोनों कम हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे फिशेस की ग्रोथ में इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, और वो भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो फाइटोप्लैंकटन हो गए जैसे स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, तो ये से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फ्लोटिंग प्लांट्स आपने देखे, छोटे छोटे फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, वो एक जगह पे नहीं, उनका रूट नहीं होती है, वो एयर, वो हवा से अपने न्यूट्रिशंस ले लेते हैं, और बेसिकली किससे लेते हैं ज़्यादातर, पानी से लेते हैं। तो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं वो भी, इनको भी बहुत ज़्यादा खाना प्रेफर करती हैं फिशेस, बड़ी फिशेस जो होती हैं वो। फिर हैं एक्वेटिक प्लांट्स जैसे वेलिस्नेरिया या हाइड्रिला है, ये भी खाई जाती हैं फ़िश के थ्रू, बड़ी फिशेस के थ्रू। और स्मॉल एनिमल्स होते हैं टेडपोल, स्नेल्स वगैरह, इनको भी, ये जो सबके सब हैं, ये सारा ये एक अच्छा फूड सोर्स माना जाता है फ़िश के लिए। अगर आपके पॉन्ड में, जो आपने पॉन्ड कंस्ट्रक्ट किया है, अगर वहाँ पे नेचुरली ये चीज़ें मिलती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो फिर आपको उनको आर्टिफिशियल फूडिंग करानी पड़ती है, बट स्टिल आर्टिफिशियल से अच्छा होता है नेचुरल। तो नेचुरल, अगर ये नेचुरली ये पाया जाता है तो बेस्ट कंडीशन है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो फ़िश के, जब आप फिश कल्चर करते हो तो वहाँ पर को पहले और बाद में ध्यान देने वाली बातें होती हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं और किस तरह से ये पैरामीटर्स वरी करते हैं और फ़िश की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू।